गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आषाढ़ का एक दिन नाटक हम पढ़ रहे थे जिसके नाटककार मोहन राकेश जी हैं और हमने इसका जो पेज नंबर 103 है वो हमने पढ़ा है, जो कि आपका यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका पेज नंबर 103, जिसमें हमने देखा कि मल्लिका जो है अपने हाथ से बनाए हुए पृष्ठों के द्वारा जो पुस्तक का निर्माण करती है, एक ग्रंथ का निर्माण करती है, वो कालिदास को देती है ताकि वो उस पर एक महाकाव्य की रचना कर सके। तो कालिदास जब उस महाकाव्य को देखता है तो कहता है कि मल्लिका, इसमें तो ऑलरेडी महाकाव्य की रचना हो गई है, क्योंकि इस पर तुम्हारे जो आंसू की बूंद है और तुमने इसके अंदर जो फूल रखे हैं उसके जो दाग हैं, ठीक है, और उस पर उसके अंदर जो मैंने तुम्हारे नख के निशान है, नख में नाखून के निशान है, ये सभी चीज़ें जो है मुझे इस पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अब ये पृष्ठ जो है खाली नहीं है, इसमें ऑलरेडी एक महाकाव्य की रचना हो गई, जो तुम्हारी भावनाओं को, जो तुम्हारे अंदर के जो द्वंद्व को भी बताते हैं। ठीक है, आंखों में से नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कर्णों से मैले हुए हैं, स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पंखुड़ियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। मैंने उसने फूल और उससे फूल, एक तो फूल रखा होगा जिससे पंखुड़ियाँ भी होगी, ठीक है, तो वो फूलों की जो पंखुड़ियाँ वो भी उसने भी अपने निशान उस पन्नों पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों से ने इन्हें छीला, मतलब नखून के स्थान भी है, तुम्हारे दांतों ने उन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के हल्के पृष्ठ अब कोरे कहाँ, ये हल्के हल्के रंग और हेमंत की पत्र धूली और और घर की सीलन माने जो घर पर जो पानी आने लगता है दीवारों में, उसको बुलाता है सीलन। ठीक है, तो बोले ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। तो कालिदास बोल रहे हैं कि जो तुमने मुझे जो पृष्ठ दिए हैं इसमें ऑलरेडी एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, और वो महाकाव्य तुमने लिखा है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य, और इस महाकाव्य में मुझे अनेक भाग दिखाई दे रहे हैं। इस पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? कालिदास बोलता है, ग्रंथ रख देता है और बोलता है कि अब इसमें मैं क्या लिखूँ, ये तो पेज जो ऑलरेडी ही भर चुके हैं। उठकर झरोखे के पास जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है, परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। तो कालिदास बोलता है कि अब भी हमारे पास समय है, अब भी जो है हमारा जीवन बचा हुआ है, क्यों ना हम फिर अर्थ से आरंभ कर, हम फिर से प्रारंभ से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपना जीवन। ठीक है, अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभत सा उसे जाते देखता है। तो कालिदास जब देखता है कि मल्लिका जा रही है तो उसको बोलता है मल्लिका, तो मल्लिका रुक कर उसकी, फिर मल्लिका जो है कालिदास की ओर देखने लगती है। फिर कालिदास पूछता है, इस किसके रोने का शब्द है, या ये कौन रो रहा है? तो मल्लिका बोलती है, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कालिदास बोले, तुम्हारा वर्तमान क्या मतलब है तुम्हारा? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैरों की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ठीक है, मैंने कोई दरवाजे पर जो कोई खटखटाता है, फिर दरवाजा खुलकर अंदर भी आता है, तो उसी को चर्चा हो रही है। वो कौन है? विलोम है। ड्योढ़ी में से विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। अब देखा गया है कि विलोम जो है काफ़ी नशे में है, वो किसी कीचड़ में गिर गया है, जिसके कारण उसके पूरे वस्त्र जो है कीचड़ से लथपथ है। वह वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वह झूमता सा अंदर आता है और फिर वो अपने आप बात करता हुआ नजर आता है। विलोम बोल रहा है, जो कि अपने आप से बोल रहा है, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में, कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है। तो अपने आप बड़बड़ा रहा है कि कितना बार मना किया है विलोम कि तुम ज़्यादा नशा मत करो, इस नशे में देखो तुम किस तरह से गिर गए और तुम्हारा शरीर जो है पूरा कीचड़ से लथपथ हो गया है। और जब मैं पहली बार घर पर आया तो दरवाज़ा बंद था, जब दूसरी बार आया तो फिर दरवाज़ा बंद था। ठीक है, तो बोले आज दिन ही पूरा खराब है। ये बोलकर जो है अपने वो घर के अंदर प्रवेश करता है। तब देखता है कि सामने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। देखते देखते अचंभित हो जाता है कि सामने में कौन है, और उसे पहचानने का प्रयत्न करता है विलोम, क्योंकि कालिदास को तो अब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, वो पहचान नहीं पा रहा था। फिर वो बोलता है, ना जाने आँखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती है। तो ये बोलने लगता है कि तुम सामने वाला व्यक्ति तो अपरिचित है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैं उसे जानता हूँ, और कभी अपरिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह किसे इतनी परिचित आकृति है
फिर बोलता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं इस चेहरे को कभी देखा हूँ और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन और ऐसा भी लग रहा है कि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। तो इस तरह से विलोम जो है अपने आप में ही बोलकर जो है कालिदास को पहचानने का प्रयत्न करता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते? फिर लास्ट में पूछता है कि बंधु तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ जाती। तो अंदर से आती, देखती के सामने विलोम है और जो कि कालिदास के सामने खड़ा, उसको देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। ठीक है, कि क्या कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी। तब कालिदास बोलता है, कालिदास देखता है विलोम को, तो कालिदास बोलता है कि आकृति भले ही बदल गई लेकिन मैं वही व्यक्ति हूँ। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। अब भी विलोम जो है उसे पहचान नहीं पा रहा था। बोले ये तो स्वर मेरे लिए जाना पहचाना लगता है। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा, फिर जो गौर से उसे देखता है, फिर हंसने लगता है। मैंने वो अब उसे पहचान जाता है। अरे ओ तो तुम हो तुम। तो विलोम बोलता, अरे कालिदास तुम हो। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट जो है दूर हो जाता है। ठीक है, अब उसको तुम होश आ गया पूरा। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी, आओ। तो फिर बोला जाता है कि बहुत दिन हो गए मित्र कि मैं तुम्हें देखना चाहता था और इतने दिन बाद तुम आओ। तो बोले आओ, मैंने उसको सामने बढ़कर जो है उसे अपने घर में बैठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन कालिदास उसके सामने से हट जाता है। उसकी और बाहें बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? और फिर विलोम बोलता है कि अपने मित्र से गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए? ओ मुझे मालूम है तुम मुझसे नहीं मिलोगे क्योंकि मेरा शरीर जो है मैला है, या मुझे से घृणा है, या अब भी मुझसे घृणा करते हो, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूटता। बोले तुम जितना ही मुझसे घृणा करो लेकिन हमारे बीच में जो संबंध है वो टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। तो बोले तुमने कहा था ना कि हम दोनों जो है एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं और मैंने उस हमारे जो पास का जो संबंध है उसे कभी भी कम होने नहीं दिया। ये बात जो है विलोम जो है बोलना चाह रहा है। मैंने ये दिखाना चाह रहा है कि तुमने जितना मुझे मल्लिका से दूर करने का प्रयत्न किया है, आज मैं मल्लिका के उतने ही करीब हूँ। मैंने ये विलोम जो है उस कालिदास को बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि अब एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं, इसलिए बोलता है कि आज तो हम एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। ठीक है, मल्लिका की ओर मुड़ता है। फिर विलोम ये बोलकर मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक कहता नहीं कहता? तुम वही स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? तो मल्लिका को बोलता है विलोम कि तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम भी इधर आओ। बोले विलोम, इस घर में अब तो परिचित अतिथि नहीं है, अब तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलोगी ना मल्लिका। अब तो मैं यहाँ पर अपरिचित व्यक्ति नहीं हूँ, अतिथि भी नहीं हूँ। अब तो वह अधिकार से आता है, अब तो मैं यहाँ अधिकार से आता हूँ नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है ना, है नहीं? तो बोले अब तो मैं कालिदास का आराम से यहाँ पर स्वागत कर सकता हूँ क्योंकि आज कालिदास जो है मेरे लिए अतिथि है। ठीक है, फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी तुम मुझ में इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी इसी यहीं हुई है। तो विलोम बोल रहा है कितनी ताजुब की बात है। बोले जब तुम यहाँ से जाने वाले थे तो उस समय भी हम दोनों की जो भेंट जो है इसी घर में हुए थे और आज जब तुम लौट के आए हो तो इस घर में ही हमारी भेंट हो रही है। परंतु सच मानो यह आकस्मिक तो बात नहीं है, मतलब ये अचानक वाली बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका की ओर मुड़ता, ये बोलकर विलोम जो है मल्लिका की ओर जाता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो, जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हिरण शावकों का कितना मोह है। तो फिर वो मल्लिका को बोलता है कि मल्लिका, क्या तुमने कालिदास का स्वागत नहीं किया? और अब तक तुमने नहीं किया? बोले इतने दिनों के बाद में कोई अतिथि घर में आया है और तुमने उसका ऐसा स्वागत नहीं किया? कालिदास को पता नहीं कि बोले हमारे प्रदेश के हिरण शावक कितने अच्छे लगते हैं, तो तुम उसके लिए कुछ करती। बोले फिर कालिदास की ओर मुड़ता है, एक हिरण शावक इस घर में भी है। फिर बोलता है कि तुमको तो हिरणों के बच्चों से बहुत पसंद था, लेकिन हमारे घर में भी एक हिरण शावक, मतलब वो मल्लिका की बेटी की ओर इशारा करता है। ठीक है, तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? फिर बोलता है कि तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें कितनी हिरण शावक से कम सुंदर नहीं है। तो बोले कि मल्लिका की जो बेटी है बहुत ही सुंदर है, उसकी आंखें भी बहुत सुंदर है। उसे जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, अरे विलोम कह हंसता है। तो मैंने मल्लिका जो है उसे विलोम को चुप कराना चाहती थी, लेकिन विलोम जो है चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टचक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टचक्र की बात कहाँ तक सच है। अष्टचक्र जो भविष्यवाणी होती है उसको बोला गया है। ठीक है,
जो भविष्य देखते हैं ना, माथे को देखकर, मस्तिष्क को देखकर वो जो बताते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या, उसको बोला गया है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? तो विलोम बोलता है कि कालिदास अगर बच्चे को देखे तो हमें बता सकते हैं कि बच्चा का जो चेहरा है वो किससे मिलती है, ठीक है, कि विलोम से मिलती है कि नहीं। मल्लिका हाथों से मुंह छुपाए आसन पर जा बैठती है। मैंने मल्लिका परेशान है, वो नहीं चाहती थी कि कालिदास को सब पता चले, ठीक है, इसलिए वो परेशान है। विलोम को चुप कराने का प्रयत्न करे लेकिन विलोम चुप ही नहीं हो रहा है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे तो, और फिर उसे जो है कालिदास को लेकर वो बच्ची को दिखाने के लिए लेके जाता है। कौन? विलोम कालिदास को, ठीक है। कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम, तो दिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कालिदास बोलता है विलोम तुम यहाँ से चले जाओ, तुम नशे में हो और कुछ भी बकबक कर रहे हो। विलोम, चला जाऊँ? इस घर से या ग्राम प्रांत से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। तो विलोम बोलता है तुम किसे बोल रहे हो चल जाने के लिए? मैं यहाँ से घर से चल जाऊँ या ग्राम प्रांत से चल जाओ? और तुम तो राजा हो और राजा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो कालिदास बोलता है मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। तो कालिदास बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस समय इस घर से चले जाओ। क्यों? विलोम बोला क्यों? क्योंकि तुम यहाँ लौट कर आए हो। तो विलोम बोला क्यों मैं चले जाऊँ यहाँ से? क्योंकि तुम वापस आ गए हो इसलिए। क्यों? वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। क्यों? तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। तो विलोम बोल रहा है कि मैं यहाँ से क्यों चल जाऊँ? क्योंकि तुम लौट के आए हो और तुम्हें आज अपना ये वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें अपनी लगने लगी है, क्योंकि तुम्हारा इस पर अधिकार है। तो विलोम फिर हंसने लगता है, ठीक है। मैंने वो उसको ताने मार रहा है कि आज तुम, वो बताना चाह रहा है कि आज तुमने जो भी कुछ छोड़ के गया है अब वो तुम्हारा नहीं है, वो अब किसी और का हो गया है। और जैसे तुमने बाहर जीवन की गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। तुम क्या बताना चाहते हो कि सब जगह तुम्हारा ही अधिकार चलता है, तुम्हारी बातें होती है और किसी का कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। परंतु समय निर्दयी नहीं है, कि बोलने लगता है विलोम कि समय जो है निर्दयी नहीं है। समय जो है हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसका फल भी देता है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, ठीक है। तो बोलने लगता है कि सॉरी बोलते हैं कि आज जो है बात कुछ अलग ही है। उसने औरों को अवसर, समय ने सभी को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुमने उसके निर्माण में भी तृष्णा होती है और तुम्हें बदले हुए समय से घृणा हो रही है। तुम उसको पहचानना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। तुमने जो कल्पना की थी आज वो तुम्हें वो दिख नहीं रहा, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। कुछ कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। तो फिर विलोम बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुम चाहते हो, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो है जो अतिथि सत्कार है वो अच्छे से हो, तुम एक अतिथि के रूप में आए हो और तुम्हारे मान सम्मान को कोई हानि ना पहुँचे। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुक कर मल्लिका की ओर देखता है विलोम, ठीक है। देखना मल्लिका अतिथि में कोई कमी ना पड़े। फिर वो विलोम वहाँ चल जाता है और मल्लिका को बोलता है कि तुम कालिदास का अच्छी तरह से स्वागत करना। तो जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। फिर भी बोलता है कि पता नहीं फिर कालिदास यहाँ वापस लौट कर आए या ना आए, ठीक है। इसलिए तुम इस बार कालिदास का अच्छी तरह से स्वागत कर लेना है। ये बात विलोम जो है बोलकर मल्लिका को बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। कौन? विलोम। मल्लिका मुंह से हाथ हटा कर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चलता है। सोच रहा हूँ वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और उस समय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हिरण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। तो फिर मल्लिका देखती है कि चुप है, कालिदास चुप है, तो वो उससे पूछती बोले क्या बात है, क्या देख रहे हो बोले। तो फिर कालिदास जो है अपनी पुरानी घटनाओं को बताता है। बोले कि एक समय ऐसा भी था कि जब ऐसे ही वर्षा हो रही थी और फिर मैंने जो है एक हिरण के बच्चे को जो कि बुरी तरह से घायल था उसे मैं यहाँ पर उठाकर तुम्हारे पास लाया था कि ताकि तुम जो है उसका अच्छी तरह से देखभाल कर सकोगे, ठीक है। और आज जो है लाया था बच्चों, तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं। अच्छा, फिर जो है वो इस तरह से वो मैंने कालिदास जो है बोलता है, ठीक है। तो उपचार किया था। मल्लिका उठ कर फिर उसके पास आती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? मल्लिका बोल रही और भी तो कुछ सोच रही हो? कालिदास, हाँ सोच रहा हूँ कि
उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखरों की ओर चलने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी है। मल्लिका और तो फिर कालिदास बोलता है कि आज सब कुछ मुझे वैसा ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आज मुझे उस काले काले जो मेघ हम पर्वतों के शिखरों पर देखते थे, आज भी वो मुझे वैसा ही दिखाई दे रहे हैं। और उस पर उस पर्वतों जो हवा जो बह रही है वो उसमें भी वही नमी है, लेकिन वातावरण की ध्वनि भी वही है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नयापन लग रहा है। मल्लिका बोल रही और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है, परंतु बोले कि आज वही भावना है मेरे अंदर उमड़ रही है, लेकिन कुछ बदलाव है। मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास यहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहीं से ग्रंथ उठा लेता है, परंतु यह कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम फिर से अर्थ से, तो फिर बोलने लगे कि बोले कि ये जो महाकाव्य जो तुमने मुझे जो दिए थे, तो लगता है कि तुमने बहुत बड़ी ही बखूबी से, मैंने कालिदास बोल रहा है मल्लिका को कि बड़ी बड़ी बखूबी से तुमने जो है उस महाकाव्य की रचना की है। तो फिर मल्लिका क्या करती है, अब उसके बात को पलटती है और फिर बोलने लगी, तुम बोल रहे थे कि हम फिर से प्रारंभ करना चाहते हैं, कि आज ही मल्लिका जो है कालिदास को प्रेम करती है और वो भी चाहती है कि वो फिर से अब कालिदास के साथ में आगे बढ़े। है कालिदास निश्वास छोड़ता है। मैंने कहा था कि मैं अर्थ से प्रारंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तो कालिदास बोलता बोले हाँ मैंने तो कहा है कि मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समय बहुत बलवान है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मल्लिका बोले क्यों? फिर शब्द अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ अपने को उत्तर देता है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। तो बोले क्या क्या बोलना चाह रहे? बोले हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है, इतनी बिजली चमकती है और मेघ गर्जन तुम्हारा सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, मैंने पूरा चारों तरफ जो है घर की ओर देखता है, क्योंकि अब कालिदास समझ गया कि मल्लिका का जीवन जो है बदल गया है। अब वो किसी की पत्नी है और किसी की माँ है, और वो नहीं चाहता था कि अब वो उसके जीवन में किसी तरह का दखल अंदाज करे। फिर झरोके के पास जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। फिर झरोकों से पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। ठीक है, कालिदास उस झरोके के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और फिर जाता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी की ओर चलाता है। क्षण भर सोचता सा वहाँ खड़ा रहता है, वहाँ रुका रहता है। फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोके के पास चली जाती है। तो इतना में बीच में कि जब बच्ची के रोने का आवाज़ आता है तो मल्लिका जो अंदर चली जाती है, और इसी बीच में कालिदास जो है सब पूरा घर को देखता है, कभी झरोके के पास आता है, कभी ग्रंथ को देखता है, फिर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। और जब मल्लिका बाहर आकर देखती है तो क्या देख रही है? कालिदास जो है जा रहा है। मल्लिका कालिदास उसी तरह झरोके के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास तो देखती कालिदास चाहती है कालिदास लेकिन पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची की बाहों में देखकर जैसे वही खड़े थे। लेकिन मल्लिका जो है जैसे ही वो कालिदास के पीछे जाने लगती है तब देखती है कि उसके गोद में जो है बच्ची, और उस बच्ची के चेहरे को देखकर जो है उसके पैर वहीं पर रुक जाते हैं। फिर टूटी सी आकर आसन में बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती हो और मेघ गर्जन सुनाई देता है, और फिर वहीं पर जो है वो रुक जाती है। भी उसे अनुभव हो जाता है कि आज वो किसी की प्रेमिका नहीं है, बल्कि आज सबसे पहले वो एक बच्चे की माँ है। तो माँ का कर्तव्य उसे निभाना है। ठीक है, इसलिए जो है वो अपने पैरों को पीछे ले लेती है और कालिदास जो है वहाँ से चला जाता है। इस तरह से इस नाटक की समाप्ति हुई है। इसमें दिखाया गया है कि जितना त्याग मल्लिका ने किया है और उस त्याग का उसको कुछ भी परिणाम नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जो प्रेम था एक दूसरे के प्रति मल्लिका का, वो बिल्कुल सच्चा था। तो जो कहानी की जो मुख्य नायिका मल्लिका है उसने अपना संपूर्ण जीवन जो है जिस व्यक्ति के लिए अर्पण किया, वही व्यक्ति जो है उसे छोड़ देता है मतलब क्या, वो अपने क्रियाओं में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि वो उसे काफ़ी वर्षों के पश्चात मिलता है, और जब वो लौट कर आता देखता है कि उसका जीवन ही बदल गया है। तो ये था आपका आषाढ़ का एक दिन, जो कि आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 3 अध्याय को पढ़ा है। जो पहला जो अध्याय जो था उसमें दिखाया गया है कि मल्लिका जो है अंबिका के साथ में खुश रहती है और कालिदास से वो प्रेम करती है,
और जो पहला अध्याय जो है आपका कायदा से उज्जैन तक जाने तक रहता है, ठीक है। सेकंड में हमने देखा है कि उज्जैन चला गया है, वो काफ़ी वहाँ पर वो शासन कर रहा है, कायदास उसकी शादी हो जाती है, उसको राजपाट मिलता है, वो सब हमने देखा। और सेकंड में हमने वो भी देखा कि परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई है, मल्लिका की अंबिका बीमार रहने लगी है और अंबिका की मृत्यु भी होती है। थर्ड में हमने देखा कि मल्लिका जो है उसकी शादी हो गई है विलोम से, और वो एक बच्चे की माँ भी थी। और फिर इसके बाद में फिर भी वो कायदास के प्रति उसका जो अनुराग था वो बना हुआ था, वो प्रतीक्षा करती है कायदास की, और उसे जब पता चलता है कायदास ने संन्यास लिया तो वो दुखी होती है। लेकिन जब वास्तविक रूप से कायदास के सामने आके खड़ा होता है तो फिर से उसके अंदर की भावनाएं जाग जाती है। मल्लिका को देखकर कायदास भी जो है फिर से अपना जीवन जो उसके साथ प्रारंभ करना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मल्लिका जो है अपने जीवन में आगे बढ़ गई है, तब उसे यह बात अनुचित लगता है और वो ये निर्णय लेता है कि उसे अब उसके जीवन से दूर चल जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से हमने ये आषाढ़ का एक दिन पढ़ा है, जो कि मोहन राकेश की रचना थी। आई होप कि आपको नाटक समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। थैंक यू।